वेलकम बैक टू द क्लास। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म हो गया। अब चलेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, है ना। चैप्टर 3 है ये। और इसका नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो, दोनों बात एक ही है। पार्टनर फर्म छोड़ के जाए तब भी वही बात है, और उसकी मृत्यु हो जाए तब भी वही बात है। जो व्यक्ति फर्म में नहीं रह रहा है, समझो साझेदारी फर्म से उसका नाता खत्म हो गया, उसका रिलेशन खत्म हो गया। अब चाहे तो छोड़ के किसी दूसरी फर्म में चला जाए, अपना कोई बिजनेस कर ले या कोई बिजनेस ना करे, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे बिजनेस से गया, मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब उसकी मृत्यु हो जाए तो भी बात खत्म, और छोड़ के चला जाए तो भी बात खत्म। तो दोनों बात एक जैसी हैं, और दोनों में जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल ही सेम है। बस फ़र्क क्या है, थोड़ा सा ये समझना है आपको। जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, देखो, जब भी कोई साझेदार आता है तो कुछ पैसे लेके आता है, कैपिटल के, गुडविल के, और जब फर्म को छोड़ के जाएगा तो अपने पैसे वापस लेके जाएगा, कैपिटल भी वापस लेके जाएगा और गुडविल भी वापस लेके जाएगा ना। और जब डेथ होगी तब भी उसको पैसा देना पड़ेगा। ये है बात कि जब रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर खुद अपने पैसे को लेके जाता है, लेकिन जब डेथ होती है तो उसका कोई नॉमिनी होगा, कोई उसका उत्तराधिकारी होगा, वो उस पैसे को लेके जाएगा। मानो हमारा बैंक में अकाउंट है और बैंक में हमने अपने बैंक में 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, जो भी अमाउंट हो वो जमा करके रखी है। तो बैंक अकाउंट ओपन होता है तो नॉमिनी का एक नाम ऐड करना पड़ता है, चाहे वो अपनी मदर का करो, अपने फादर का करो, अपने ब्रदर का करो, अपनी वाइफ का करो, किसी का भी एक नाम उसमें ऐड करना पड़ता है। बाय द वे, अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आपका जो है डेथ हो जाता है किसी वजह से, तो वो पैसा तो आपका मारा जाएगा, बैंक उस पैसे को जब्त कर लेगा। तो आपके बाद में वो पैसा किसको मिलेगा? वो होता है नॉमिनी, उत्तराधिकारी। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में होता है, जितने भी पार्टनर होते हैं उनका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है। पार्टनर खुद रिटायर हुआ है तो अपने पैसे को लेके जाएगा, लेकिन अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका पैसा जितना भी पार्टनरशिप फर्म में लगा है, या तो वो उसकी जगह पे पार्टनर बनेगा, और पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो अपना सारा का सारा पैसा वो लेके वापस जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं दोनों? बात क्या है कि क्या क्या लेके जाएगा। जब कोई नया साझेदार आता है तो कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है, लेकिन जब पार्टनर कोई जाएगा ना तो कैपिटल गुडविल तो लेके जाएगा, लेकिन इसके अलावा सारे के सारे प्रॉफिट लेके जाएगा, सारे के सारे रिजर्व लेके जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो अब यहाँ सीखेंगे कि कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट हो या डेथ हो पार्टनर की, तो वो वापस क्या क्या लेके जाएगा, वो हम यहाँ समझने वाले हैं। बात क्लियर एकदम है? पहले मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके बारे में लिखेंगे हम, ठीक है? चलो, हेडिंग बनाएंगे, अवकाश ग्रहण साझेदार या मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण। उसको कौन कौन सी अमाउंट वापस दी जाएंगी। जब साझेदार आता है तो दो ही अमाउंट लाता है, कैपिटल और गुडविल, लेकिन जब जाएगा तो क्या क्या उसको दिया जाएगा। नंबर 1, चालू खाते का शेष। अगर उसका कोई करंट अकाउंट है तो वो उसको वापस देना पड़ेगा। नंबर 2, पूंजी खाते का शेष। अगर पूंजी खाते में कोई शेष बाकी है उसका, तो वो भी उसको देना पड़ेगा। याद क्या रखना है कि अगर उसका कुछ बाकी है तो हमको देना पड़ेगा, अगर हमारा कुछ बाकी है तो वो देके वापस जाएगा। फिर ये बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। नंबर 3, साझेदारी फर्म पर ऋण। अगर उस व्यक्ति ने साझेदारी फर्म को ऋण दिया है तो अपना ऋण भी वापस लेके जाएगा, जो लोन दिया है, ठीक है? इसके अलावा
लाभ हानि खाते का हिस्सा, फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से जितना उसका पार्ट बन रहा होगा वो अपने प्रॉफिट का पार्ट भी लेके जाएगा वापस। नंबर 5, गत वर्षों के लाभों में हिस्सा, अगर गत वर्ष के कुछ लाभ ऐसे हैं जो अभी कंपनी ने बांटे नहीं है, साझेदारी फर्म ने भी बांटे नहीं है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, आपने देखा हो क्वेश्चन करते हैं तो जनरल रिजर्व तो लिखा होता है, कहीं ना कहीं P&L भी लिखा होता है कभी कभी, है ना, बैलेंस पुराना। तो अगर कोई पुराना बैलेंस बाकी है P&L का तो वो उसको भी वापस लेके जाएगा अपने हिस्से का, लेकिन लेके जाएगा सिर्फ अपने हिस्से का। इसके अलावा संचिति एवं प्रावधान, साझेदारी फर्म पर ऋण, ठीक है, संचिति एवं प्रावधान, जितने भी रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व हमने पढ़ा था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको भी वापस लेके जाएगा वो। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर कोई ब्याज है तो उस ब्याज को भी लेके जाएगा वो। इसके अलावा अगर उसने जो लोन दिया है और लोन पर कोई ब्याज है तो उस ब्याज को भी वापस लेके जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। इसके अलावा वेतन या पारिश्रमिक, अगर उसकी कोई सैलरी बनती है तो सैलरी को भी वापस लेके जाएगा। तो ये वो सारी वैल्यू हैं जिनको वो अपने साथ वापस लेके जाएगा। अगर रिटायरमेंट हुआ है तो खुद लेके जाएगा, अगर उसकी डेथ हुई है तो उसका कोई उत्तराधिकारी लेके जाएगा। बात समझ पा रहे हैं वाली? ठीक है, लिख लीजिए सारी बातें, कोई बात नहीं। अब नया टॉपिक क्या है बेटा? जो साझेदार जाने वाला है ना, उसके लाभ हानि का जो अनुपात है उसका निर्धारण किया जाता है। हाँ, ये सेकंड टॉपिक है बेटा। देखो, जब भी कोई नया साझेदार आता है, मानो ऐसे ए और बी दो साझेदार हैं, मैंने शायद कल लास्ट वाली क्लास में बताया था आपको, 100 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं तो 1 रुपये और 1 रुपये के हिसाब से बांटते हैं, मतलब बराबर बराबर। ये बराबर ना बांट के कैसे और दूसरे अनुपात में बांट सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं 3 और 2, ऐसा भी कर सकते हैं 5 और 4, कोई भी एक रेशो हो सकता है, लेकिन मैंने एक रेशो मान लिया 1 और 1 का। तो इस 100 रुपये को 50 रुपये ये ले लेगा और 50 रुपये ये ले लेगा। एक नया पार्टनर है सी, वो आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए या 1/5 हिस्से के लिए, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो सी जो है 20 रुपये या तो ए से लेगा या बी से लेगा या दोनों से लेगा। तो सी ने कहा कि भाई मेरे को 10 रुपये तो भाई ए देगा और 10 रुपये बी देगा। तो भाई इसके यहाँ पे कितने रुपए बचेंगे? -10 करके 40, इसके यहाँ -10 करके 40, ये पैसे बचेंगे ना। पहले 1-1 के रेशो में ले रहे थे, अब इनका रेशो चेंज होगा नया साझेदार आने के बाद में। तो हमको क्या करना होता है, जब नया साझेदार आता है तो रेशो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ हिस्सा नए वाले साझेदार को देना पड़ता है। अब कोई साझेदार जाएगा पुराना वाला, तो जो उसके हिस्से के पैसे हैं वो बचेंगे हमारे पास, उसको हम आपस में बांटेंगे और आपस में बांटेंगे हम उस पैसे को, तो हमारा रेशो बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले, कुछ पैसा हमको ज़्यादा मिलेंगे। एग्जाम्पल से समझो, अब मानो ए, बी और सी ये 3 साझेदार हैं, ये 40 रुपये, ये भी 40 रुपये और ये 20 रुपये के लिए साझेदार है। 100 रुपये टोटल मिला के फर्म कमाती है। अब सी ने अवकाश ग्रहण किया या सी की डेथ हो गई, तो जो उसको 20 रुपये दिए जा रहे थे अब नहीं दिए जाएंगे, इसका मतलब 20 रुपये बचेंगे अब देने से हम। तो इसको 40 मिल रहे थे, इसको 40 मिल रहे थे, लेकिन अब ये 20 रुपये जो है या तो ये लेगा या ये लेगा, ये दोनों आपस में बांटेंगे। अब इन दोनों में आपस में एक अनुबंध हो गया कि भाई इसमें से 15 रुपये मैं लूँगा और 5 रुपये तुम लोगे। हो सकता है ना ऐसा? मान लीजिए ए ने कहा भाई 15 रुपये तो मेरे को चाहिए और 5 रुपये इसको देने हैं, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 55, इसके पास कितने हो जाएंगे? 45। इनका रेशो में चेंज होगा कोई ना कोई। जैसे पार्टनर आने पर रेशो में चेंज होता है, वैसे ही पार्टनर जाने पर रेशो में चेंज होता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो अब समझेंगे लाभ हानि अनुपात का निर्धारण करते कैसे हैं।
जब भी कोई पार्टनर जाएगा फर्म को छोड़ के, उसका जो भी हिस्सा है वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो बचा हुआ जो हिस्सा है उसको दोनों पार्टनर कितने कितने रेशो में बांटेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, ज़्यादातर 98% कंडीशन ऐसी होती है जिनमें कुछ नहीं लिखा होता, किस अनुपात में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, असमान अनुपात में, ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपली एक तरीके से बांट देना है कि जितना पैसा उसके पास है उसको ये दोनों अपने रेशो में बांट लेंगे। बात समझ गए? बराबर बराबर नहीं, अपने रेशो में, जितना भी उनका रेशो है। अब एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ कैसे इसकी कैलकुलेशन हम कर पाते हैं। मानो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और 3, 2 और 1 के लिए है ये। सी का रिटायरमेंट हो गया, मतलब ये वाले का तो रिटायरमेंट पार्टनर जो है बेटा वो कौन है? सी। कितने रेशो के लिए था ये? 1, 2, 3। तो कितना हो जाएगा ये? 1/6 के लिए। अब ये 1/6 वाला जाने वाला फर्म को छोड़ के, अभी 1/6 वाला फर्म को छोड़ के जाएगा तो इसका पैसा बच जाएगा। इस पैसे को कौन दोनों बांटेंगे? ए और बी। तो इस पैसे को कौन दोनों बांटेंगे? ए और बी। ए को कितना मिलेगा बेटा? इसके रेशो को 3 और 2 5। इसका मतलब 1/6 का 3/5। इसको कितना मिलेगा? 1/6 का 2/5। इसका कितना हो जाएगा? 3/30। इसका कितना हो जाएगा? 2/30। जब पार्टनर आता था तो उसको हिस्सा दिया जाता था, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस करनी पड़ती थी ए के यहाँ से और बी के यहाँ से। लेकिन अभी पार्टनर जाएगा तो उसके बदले में पैसा मिलेगा, तो ये वैल्यू प्लस करनी पड़ेंगी ए के यहाँ पर और बी के यहाँ पर। बताओ, ये बात समझ गए? तो ए का रेशो कैसे बनाएंगे हम? ए का रेशो बनेगा बेटा ऐसे, और बी का तो ओल्ड रेशो में प्लस कर देंगे ये वाला, ठीक है? न्यू रेशो नहीं है ये गेन है, प्राप्त किया है ना। ऐसे ही इसके यहाँ पे ओल्ड रेशो में और प्लस कर देंगे गेन, जितना भी उनको मिला है। बताओ, ये टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? लिखो इसके बारे में, समझो। नया टॉपिक है अब। लाभ प्राप्ति अनुपात, गेन रेशो या गेनिंग रेशो, इसको अधिलाभ अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है? अब गेन रेशो क्या है? किसी भी साझेदार के जाने के बाद पुराने साझेदारों को कुछ ना कुछ मिलता है, तो जो जितना मिला, जितना पार्ट उनको मिला, वो पार्ट की कैलकुलेशन करना ही क्या है? लाभ प्राप्ति अनुपात। फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये? आप जब भी गेनिंग रेशो निकालेंगे तो हमेशा कैसे निकालना होगा आपको? ये न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है? ऐसा ही एक सेम होता है दूसरा जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम याद कैसे रख सकते हैं इसको? एक छोटी सी बात समझो कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, बस इतना याद रखो, दोनों याद रहेंगे फ्री। सैक्रिफाइस में क्या है? चीज़ें कम होती हैं, है ना? 2 ही रेशो होते हैं, एक तो होता है ओल्ड रेशो, एक होता है न्यू। सैक्रिफाइस में चीज़ें कम होती हैं तो ओल्ड हमेशा ज़्यादा रहेगा, न्यू हमेशा कम रहेगा। घटने के बाद आएगा ना वो, तो क्या रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग में हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं तो ओल्ड तो कम रहेगा, न्यू ज़्यादा रहेगा हमेशा, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड रहता है। इधर ओल्ड माइनस न्यू रहता है। बात समझ पा रहे हैं वाली? ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं कि मानो ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और 2-1 का अनुपात है। अब इसमें से जो रिटायर हो गया पार्टनर, वो पार्टनर है बी, और इनका जो न्यू रेशो बना है, जो न्यू रेशो बना बी को जाने के बाद, बन गया किसका? ए अनुपात सी का रेशो बना है बेटा 2:1। तो आपको बताना है कि इसमें कितना गेनिंग है, ठीक है? ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया तो गेन निकालने का तरीका क्या है? जैसे सैक्रिफाइस किसका निकलता है? जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है सिर्फ उनका निकलता है। गेनिंग किसका निकलेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो रह गए हैं, वही तो गेन करेंगे, जाने वाला तो चला गया। तो हमेशा
सेक्रीफाइस सॉरी जो पार्टनर रह जाएंगे रिमेनिंग उसका निकलेगा। रिमेनिंग कौन कौन है, ए और सी। तो हम ए का रेशो निकालेंगे और सी का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है बेटा, 2 और 1 3, तो 2/3। इसका कितना है, 1/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना है, 2 2 4 और 1 5, 2/5 और माइनस इसका 1/5। इनको कर दो बेटा सॉल्व, 3 पंजे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 दूनी 10, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 4/15। इसको करेंगे 5 तिया 5 एकम 3 एकम, कितना आ जाएगा 2/15। 15 15 सेम वैल्यू, तो क्या बचा 4:2। या तो इतना छोड़ दो इसको या फिर 2:1, इतनी वैल्यू बना दो इसको। बताओ बात आगे समझ में, कर पाएंगे आराम से अब, ठीक है। लाभ प्राप्ति अनुपात मैंने बताया, जब भी कोई पुराना साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है तो उसके हिस्से का अधिग्रहण कौन करेगा, जो साझेदार बच जाएंगे। तो बचे हुए साझेदार क्या करेंगे, उस पैसे को ले लेंगे, उस पार्ट को ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात। क्लियर है बात, लिखो इसके बारे में। नहीं अब बात समझो, अभी जो मैंने समझाया, एक तो लाभ प्राप्ति अनुपात और एक सेक्रीफाइस रेशो, लाभ त्याग अनुपात है ना, इसके बारे में मैं एक छोटा नोट्स वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ से पढ़ लेना दोनों, ठीक है। चलो अब नया टॉपिक क्या है, ख्याति का लेखांकन। देखो जब भी कोई साझेदार आता है तो ख्याति को लेके आता है। अब ख्याति लेके आता है तो 2 टाइप हो सकते हैं उसमें। जब भी नया साझेदार आएगा तो ख्याति के लिए क्या होता है कि या तो वो कैश लेके आएगा या फिर कैश नहीं लाएगा। जब कैश लेके आता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब कैश लेके नहीं आता है तो उसके हिस्से से ख्याति काटी जाती है, ख्याति की जो रकम है। तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके खाते से रकम कटेगी, ख्याति का जो भी पैसा रहेगा वो पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा, ठीक है। अब बांटने का तरीका क्या है कि या तो वो उस पैसे को अपने ओल्ड रेशो में बांटेंगे, या उस पैसे को जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उस रेशो में बांटेंगे। मानो ए ने कुछ भी नहीं दिया, सारा पेमेंट बी ने किया है अपने हिस्से से, तो सारा पैसा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस में आपको करना है ये, या तो अपने ओल्ड रेशो में बांटेंगे या अपने सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे जब साझेदार आता है। लेकिन अगर साझेदार फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, कैपिटल वापस करनी है, गुडविल भी वापस करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने उसके आने पे गुडविल ली थी, अब वही लोग उसके जाने पे गुडविल वापस देंगे। उसको वापस देना कैश में वापस नहीं जाती है, हमेशा खाते से काट के दी जाती है गुडविल, ये बात ध्यान रखो हमेशा। तो जब भी ख्याति का लेखांकन आप समझेंगे कैसे, जब भी कोई रिटायरमेंट पार्टनर है मानो सी, और उसकी जो गुडविल है वो है 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे गुडविल के, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं, कौन कौन बचे हैं, ए और बी, ये दोनों देंगे इस पैसे को, अपने हिस्से से देंगे। तो यहाँ भी वही रूल है, या तो अपने रेशो में देंगे वो जो उनका रेशो है, या तो वो अपने दोनों रेशो में देंगे जो उनका रेशो है अभी रिमेनिंग, और रेशो में नहीं देंगे तो फिर गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो में क्यों, हो सकता है कि ए ने कुछ भी ना लिया हो, कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बी ने कहा हो सारा पैसा मैं लूँगा इसके हिस्से का, तो फिर सारा पैसा गुडविल का बी को ही देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में बताएगा किसने सारा हिस्सा लिया है, कुछ ना कहेगा तो दोनों को ही देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ये। तो यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा यहाँ पर पैसा कैश में नहीं दिया जाता, यहाँ पर पैसा कहाँ से जाता है, इनके खाते से काटा जाएगा। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, अगर किसी पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो लिखना पड़ता है बाई साइड कैपिटल अकाउंट में, जिधर होता है क्रेडिट, समझ गए। अगर कुछ पैसा काटा जा रहा है तो लिखना पड़ता है डेबिट साइड में, टू साइड में, अगर कुछ पैसा काटा गया है तो यहाँ पर एंट्री क्या बनाएंगे, मानो इसको 10,000 रुपये देने इसी को, अब ए ने तो दिए मानो 6,000 रुपये और बी ने दिए कितने 4,000 रुपये अकॉर्डिंग टू रेशो। अब इसको पेमेंट कैसे करेंगे, पैसा किसके पास जाएगा, पैसा जाएगा सी के पास, तो सी के पास पैसा जाएगा तो सी को करना पड़ेगा क्रेडिट, टू साइड में लिखना पड़ेगा सी को,
इधर लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना रुपए मिलेगा? 10,000। ये 10,000 कहाँ से आएंगे? 6,000 एक बार आएंगे और 4,000 एक बार। एक बार किसके खाते से? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक बार ए के खाते से कटेंगे और एक बार बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ गए? टू सीज कैपिटल। क्लियर है बात एकदम? जब भी किसी साझेदार को कोई भी पेमेंट दिया जाएगा तो हमेशा टू में लिखा जाएगा उसका नाम। ठीक है, चलो करो कॉपी इसको।